In previous classes, we have discussed about the green chemistry, its introduction and principle of green chemistry, along with some illustration of each principle. Today we will discuss about microwave assisted reactions, the second subtopic under the green chemistry unit. Okay, तो आज हम देखेंगे माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड एडवांटेज, लिमिटेशंस, फिर इसके अंदर और क्या क्या है, जैसे कि सुपर हीटिंग इफेक्ट्स, माइक्रोवेव के और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स क्या होता है माइक्रो असिस्टेड रिएक्शंस में, टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है इसके वो देखेंगे, जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शंस में या हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शंस. So let's start with our today's topic. Introduction. In an electromagnetic spectrum, तो माइक्रोवेव होता क्या है वो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे. तो माइक्रोवेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. माइक्रोवेव का जो रेडिएशन रीजन है वो कहाँ लोकेट करता है, जैसे कि इट रेडिएशन region located between infrared radiation and radio waves. जो हमने NMR में यूज किया है रेडियो वेव्स वो वाले, और IR में जो यूज किया इंफ्रारेड, इन दोनों के बीच में जो हमारा रेडिएशन का रीजन है वो है माइक्रोवेव रीजन. ओके, तो उसी माइक्रोवेव रीजन या माइक्रोवेव जो रीजन में आते हैं वेव्स उसको हम माइक्रोवेव बोलते हैं, और उसी का इस्तेमाल हम अब सिंथेसिस के लिए. रेडिएशन हमने जो यूज किया था आईआर वो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए यूज किया था, रेडियो वेव्स एनएमआर के लिए यूज किए थे, तो अब माइक्रोवेव यूज करेंगे सिंथेसिस पर्पसेस के. तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, माइक्रोवेव्स हैविंग द वेवलेंथ 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर, ये वेवलेंथ होती है, और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है 0.3 टू 300 गीगाहर्ट्ज, इसके बीच इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. द वेवलेंथ एट विच industrial and domestic microwave apparatus intended for heating operate and regulated to 12.2 centimeter, corresponding to a frequency of 2.4, that is plus 0.05. तो सेंटेंस बड़ा हुआ है फिर भी समझिए. इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक यूज में जो हम माइक्रोवेव यूज करेंगे उसका एक लिमिटेड है, उनको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी दी है, जैसे कि क्यों तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल हमारे रडार में होता है. ओके, आपके जो बारिश मौसम की जानकारी के लिए होता है, ऐसे बहुत सारे डिटेक्शन या एनालिसिस के लिए यूज होता है. अगर हम कौन सी भी वेव यूज करेंगे या फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो हमारा यूजेस वहां के जो रिजल्ट है उसको अल्टर करेगा, इसीलिए हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्लस 0.50 हर्ट्ज, यानी इस वेव्स में एनालिटिकल माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए वी ओनली यूज दीज फ्रीक्वेंसी प्लस 0.50 हर्ट्ज वाले माइक्रोवेव हम यूज करते हैं. नेक्स्ट, इसके एडवांटेज या मेरिट्स क्या है, तो माइक्रोवेव जनरेट्स रैपिड इंटेंसिटी. इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी रैपिड इंटेंस हीटिंग होती है. कौन से सब्सटेंसेस की, पोलर सब्सटेंसेस, पोलर यानी जिसमें चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ऐसे सब्सटेंसेस को ये रैपिड और इंटेंसली हीटिंग करता है विथ कॉन्सिक्वेंट सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रिएक्शन. साथ ही हीटिंग के लिए जो है हम जब हीट करते हैं तो हमें हीटिंग टाइम भी ज्यादा लगता है और इंटेंस हीटिंग होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बट इसमें क्या होता है कम टाइम में हम ज्यादा हीटिंग करते हैं. कंडीशन एक ही है, पोलर सब्सटेंसेस की हम हीटिंग करते हैं. मेनी रिएक्शंस ऑकर बाय कन्वेंशनल हीटिंग, जो भी रिएक्शंस है हमारे वो कन्वेंशनल हीटिंग के द्वारा होते हैं, जिसमें क्या होता है, मेनी रिएक्शन ऑकर बाय कन्वेंशनल हीटिंग रिजल्ट्स इन वेरी लो यील्ड. कन्वेंशनल हीटिंग या कन्वेंशनल मेथड से जब हम रिएक्शंस करते हैं तो उसमें यील्ड बहुत कम आती है, बट जब आप माइक्रोवेव रेडिएशंस में करेंगे
तो वही रिएक्शंस आपको हायर यील्ड प्रोड्यूस करेगी या हायर यील्ड देगी। एक इसका एडवांटेज। अगला एडवांटेज है माइक्रोवेव हीटिंग इज इन कोर हीटिंग ऑफ मटेरियल्स इन होमोजीनियस एंड सिलेक्टिव मैनर। इसमें जब आप कन्वेंशनली हीटिंग करते हो तो क्या होता है, वेसल्स को भी हीटिंग मिलती है, आप ट्राइपॉड यूज करते हो उसको भी हीटिंग मिलती है, उसके बाद ये पहले गर्म होंगे फिर वो हीट ट्रांसफर करेंगे आपके रिएक्टेंट को। तो यहाँ पर वैसे नहीं होता, माइक्रोवेव डायरेक्टली एब्जॉर्ब ओनली बाय द रिएक्टेंट मटेरियल। जो भी आप माइक्रोवेव इरेडिएट करोगे तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा आपके मटेरियल के द्वारा, ना कि आपके रिएक्शन वेसल। तो यहाँ पर टाइम बचेगा हमारा। और साथ ही सिलेक्टिव, यानी वो अगर आपका रिएक्शन वेसल नॉन पोलर है तो वो हीट भी नहीं होगा और वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। इसका मतलब हमारी हीट जो डायरेक्टली या वेव्स हमारे एब्जॉर्ब होंगे या एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो रिएक्टेंट के द्वारा ही एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो इसीलिए सिलेक्टिव है और होमोजीनियस है। उसके बाद द स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम बहुत कम रिक्वायर्ड होती है टू कंट्रीब्यूट सेविंग्स द कॉस्ट एंड डिमिनिश वेस्ट डिस्पोजेबल प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा सॉल्वेंट हम यूज नहीं करते हैं तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल वो भी नहीं बनता है और कॉस्ट भी कम होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांटेज है the method provides rapid and relatively inexpensive access to very high temperature and pressure. Method provides rapid and relatively inexpensive access to very high temperature and pressure. अगर हमें 100 डिग्री भी अगर हीट करना है तो हमें अच्छी खासी एनर्जी रिक्वायर करती है, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट भी बढ़ता है। ओके, साथ ही प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो इसमें वैसे नहीं है, इसमें क्या होता है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, यानी एकदम कम खर्चे में आप ज्यादा से ज्यादा हीट दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर भी इसमें बना सकते हैं। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी विथ रिएक्शंस परफॉर्म्ड ऑन सॉलिड सपोर्ट constitutes an environmentally benign technique which results in no highly contaminating residues। अब इसमें जो रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में यूज करते हैं। ओके, और फिक्स क्वांटिटी में, और हीटिंग भी हम उन्हें ही देते हैं। एक्सेसिव हीटिंग नहीं है तो एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं है। ओके, तो कंटेमिनेटिंग जो है रिजल्ट्स इनटू कंटेमिनेटिंग रेसिड्यूज आपके बनते नहीं, क्योंकि एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है। Microwave chemistry is the current approach is a green chemistry, which involves the design and redesign of chemical synthesis and chemical products to prevent environmental pollution। तो माइक्रोवेव केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो जिस केमिस्ट्री में माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है सिंथेसिस के लिए, रिएक्शन के लिए, तो वो है ये ग्रीन केमिस्ट्री का अप्रोच है, जिसमें कि डिजाइनिंग या रीडिजाइन होता है केमिकल सिंथेसिस का, जिसमें हम माइक्रोवेव को एम्प्लॉय करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके लिमिटेशंस क्या है? limitations carried in a microwave are in millimoles and results in a generation of small amounts of products which cannot fulfill the requirement of industries। अब माइक्रोवेव जो हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें मिलीमोल्स में हम रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं, बट इंडस्ट्री लेवल पे हमारे केजी या क्विंटल्स में हमें प्रोडक्ट्स बनाना पड़ता है। तो इसका लार्ज स्केल या स्केल अप करने में इसकी दिक्कत है, एक इसका लिमिटेशंस है। The procedure are strongly limited by presence of solvents which reach their boiling points within a very short time। अब हीट फास्ट होता है, ओके, जल्दी वो मॉलिक्यूल और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट को जाता है, वो टाइम कम मिलता है उसका। ओके, एक इसका डिसएडवांटेज है। रिएक्शन और सॉलिड सपोर्ट्स में रन मोर स्लोली ड्यू टू डिफ्यूजनल कंस्ट्रेंट। सॉलिड सपोर्ट पे अगर हम रिएक्शंस करते हैं तो वो स्लो होता है। ओके, और साइड रिएक्शंस विथ पॉलीमर सपोर्ट इटसेल्फ में ऑकर, और साइड रिएक्शंस भी पॉसिबल हो सकते हैं सॉलिड सपोर्ट्स में। इसीलिए ये 2-3 डिसएडवांटेज है इसके, इसको कंसीडर रख के हमें करना। इस रिएक्शंस के लिए या माइक्रोवेव केमिस्ट्री में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? volatile reactants under superheated condition may result in a explosive condition। तो volatile material हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। Volume of the reaction mixture is kept between 10 and 5% of the volume of the container। 10 and 5, यानी जो रिएक्शन का कंटेनर है, वॉल्यूम जो है कंटेनर उसका 10 से 5% ही हम यूज कर सकते।
Toxic, explosive and noxious reagents are often more safely handled when contained in a solid support. अगर आप सॉलिड सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पॉलीमर के ऊपर उसको कोट करके उसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो prolonged exposure to microwave radiation may result in the complete degeneration of body tissue and cells. ज्यादा दिन तक या ज्यादा टाइम के लिए अगर हम माइक्रोवेव रेडिएशन को प्रोन है तो बॉडी टिश्यू या सेल्स हमारे डिजनरेट हो सकते हैं. इट में पेनिट्रेट द स्किन एंड अफेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स. ये क्या होता है, स्किन को पेनिट्रेट करता है और बॉडी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं जो वर्किंग पर्सन है उसके लिए. मैकेनिज्म क्या होता है इसका? ऑल द मटेरियल्स आर नॉट ससेप्टेबल टू माइक्रोवेव हीटिंग. सभी मटेरियल माइक्रोवेव के लिए प्रोसीड होंगे ऐसे नहीं है. द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स टू माइक्रोवेव रेडिएशन इज डाइवर्स. बहुत सारे केमिकल माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका रिएक्शंस अलग अलग होता है. Based on their responses to microwaves, materials can be broadly classified. यानी जब भी किसी मटेरियल को हम माइक्रोवेव को प्रोसीड करेंगे, रेडिएशन के लिए प्रोसीड करेंगे, तो अलग अलग टाइप के क्लासेस बनते हैं. जैसे कि मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट टू माइक्रोवेव्स, यानी माइक्रोवेव का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. जैसे कि सल्फर है, सल्फर पर माइक्रोवेव का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता. रिफ्लेक्ट माइक्रोवेव्स, कॉपर जो है माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट करता है. और मटेरियल्स दैट एब्जॉर्ब माइक्रोवेव्स, वाटर माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये डायपोल है, इसके अंदर पोलर नेचर है, इस वजह से. मैकेनिज्म से वर्कआउट कैसे करते हैं? माइक्रोवेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आर ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोवेव केमिस्ट. ऐसे केमिकल्स हैं जो कि माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हमारे माइक्रोवेव केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट. अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये किस तरीके से, तो दो तरीके से होता है. एंड टू मेन डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व फॉर हीटिंग. तो इनकी हीटिंग के लिए दो मैकेनिज्म वर्कआउट होते हैं माइक्रोवेव में. एक है डायपोल पोलराइजेशन एंड दूसरा है कंडक्शन मैकेनिज्म. तो वन बाय हम देखते हैं. पहला है डायपोल पोलराइजेशन. फॉर अ सब्सटेंस टू जनरेट हीट व्हेन इरेडिएटेड विथ माइक्रोवेव्स. जब भी हम सब्सटेंस को इरेडिएट करेंगे माइक्रोवेव से, तो इट मस्ट पोसेसेस अ डायपोल मोमेंट. देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए. ओके, पार्टली पॉजिटिव एंड पार्टली नेगेटिव होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन is responsible for heating when the dipole tries to reorient itself with respect to an alternating electric field. It loses energy in the form of heat by molecular friction. देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग. तो ये डायपोल की वजह से जो माइक्रोवेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये कोलाइड्स होंगे. ओके, व्हेन डायपोल ट्राइज टू रीओरिएंट इटसेल्फ with respect to an alternating electric field, it loses energy in the form of heat by molecular friction. अब इसके ऐसे माइक्रोवेव आएंगे. अब यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव आया तो ये मूव होगा. ओके, तब तक ये रेडिएशन आगे चले जाएगा. तो मूव होके वापस पोजीशन आने के लिए ये हीट जनरेट करेंगे इसके पोजीशंस. ओके, तो ये रिपल्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन होता है. तो इस केस में यहाँ पर हीट जनरेट होती है, इसलिए मॉलिक्यूलर लेवल पर ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. ओके, हीट कम देगा. ये है डायपोल पोलराइजेशन. डायपोल पोलराइजेशन कैन जनरेट हीट बाय आइदर interaction between polar solvent molecules such as water, methanol and ethanol, or interaction between polar solute molecules such as ammonia and formic acid. ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होने पर भी होता है, सॉल्वेंट गर्म होगा तो आपका मॉलिक्यूल भी गर्म हो जाएगा. इस तरीके से द की रिक्वायरमेंट फॉर डायपोल पोलराइजेशन इज दैट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी एप्रोप्रिएट टू एनेबल एडिक्वेट इंटरपार्टिकल इंटरेक्शन. अब देखिए डायपोल पोलराइजेशन होता है. अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ये इनेबलिंग होता है इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन और हीटिंग होता है. नेक्स्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी रेंज इज वेरी हाई, intermolecular forces stop the motion of polar molecules before it tries to follow the field.
रिजल्टिंग इनएडिक्वेट इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे कि जल्दी हीट होगा तो ऐसे नहीं होता है, उल्टा वो कम हीट होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी रेंज इज लो, the polar molecule gets insufficient time to align themselves in phase with the field. So हमें क्या करना है, प्रॉपर माइक्रोवेव की फील्ड फ्रीक्वेंसी देना है ताकि उसके साथ वो मैच करे, फेज में आए और हीटिंग हो। Microwave radiation has the appropriate frequency 0.3 to 30 gigahertz to oscillate polar particles and enable enough interparticle interaction. तो इसमें क्या होना चाहिए, 0.3 टू 30 गीगाहर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपके मॉलिक्यूल्स जो है पोलर मॉलिक्यूल्स, वो इनके साथ फेज में आएंगे और जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा मैकेनिज्म है आयनिक कंडक्शन मैकेनिज्म। द कंडक्शन मैकेनिज्म जनरेट्स हीट थ्रू रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, रेजिस्टेंस की वजह से गर्म होता है। The oscillating electric magnetic field generates an oscillating electrons or ions. The oscillation causes collisions of the charged particle with the neighboring molecules or atom, which are ultimately responsible for the creating energy. अब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स, ये क्या होते हैं, जनरेट हो गए, ये एक दूसरे पर कोलाइड होने की वजह से हीट जनरेट होता है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन में, तो हीट जनरेट एक दूसरे के ऊपर कोलिजन होने की वजह से गर्म होगा, और वो गर्म होने वाली जो हीट एनर्जी है वो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देंगे। A solution containing ions or even a single isolated ions with a hydrogen bonded cluster in the sample, the ions will move through the solution under the influence of electric field. The resulting expenditure of energy due to increase the collision rate, converting the kinetic energy to the heat. अब इसकी वजह से क्या होता है, जितना भी इसमें हीट होती है, ओके, कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होता है तो ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो अब इसमें अगर आयंस है, सिंगल आइसोलेटेड आयंस है, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्लस्टर्स है, ये सभी मूव करते हैं और सभी उसी इन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है बढ़ता है कोलिजन रेट की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में होता है। Where the irradiated sample is an electric conductor, the charge carriers, that is electrons, ions, etc., are moved through a material under the influence of electric field, resulting in the polarization. अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इसका पोलराइजेशन भी होता है। These induced currents will cause heating in the sample due to an electric resistance. अब पोलराइजेशन होता है, बट उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, बट उसका मटेरियल वो पास नहीं करने देता है, यानी रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से कोलिजन ज्यादा होता है और हमें हीट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म, डायपोल पोलराइजेशन एंड आयनिक कंडक्शन, साथ में देखते हैं। A conductivity mechanism is much stronger interaction than dipolar mechanism with regard to heat generating capacity. Okay, the heat generated by conduction mechanism due to presence of ions add to heat produced through dipolar mechanism, resulting in the higher final temperature. दोनों काम करते हैं, अगर पोलर मैकेनिज्म और आयनिक कंडक्शन दोनों साथ में काम करेंगे तो और जल्दी हायर टेम्परेचर अटेंड करेगा आपका रिएक्शन मिक्सचर। नेक्स्ट है सुपर हीटिंग इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का सुपर हीटिंग इफेक्ट क्या? Superheating is the phenomena in which a liquid is heated to a temperature higher than its boiling point without boiling. Superheating is the phenomena in which liquid is heated. Liquid तो गर्म करना है, higher than its boiling, boiling point से आगे हम उसको heat करता है, okay? मगर बिना boil किए उस liquid. Higher the normal boiling point temperature may be maintained for many hours as such in equilibrium is established between microwave energy input and the range of heat loss mechanism. तो इसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव से हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं और हीट लॉस कितना हो रहा है, इसको हम मेंटेन करते हैं ताकि वो बॉइल ना हो। This temperature is referred to as the nucleation limited boiling point, NLBP इसे कहते हैं, यानी हम बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं बट लिक्विड को बॉइल नहीं होने दे रहे, तो इसे कहते हैं NLBP. Removal of microwave power leads to rapid drop in the observed temperature down to close to the conventional boiling point. अभी क्या होता है, जब भी आप माइक्रोवेव बंद करेंगे या उसका रिमूवल कार्ड निकाल लेंगे उसका,
तो सडन टेम्परेचर डाउन होगा, जिसकी वजह से कन्वेंशनल बॉइलिंग पॉइंट के करीब आएगा और फिर बॉइल हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड ऑन द मटेरियल. Superheating is achieved by heating homogeneous substances in a clean container. क्या करना है? क्लीन कंटेनर में रखना है, फ्री ऑफ न्यूक्लिएशन साइट्स, while taking care not to disturb the liquid. तो लिक्विड को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, एकदम होमोजेनियस लिक्विड को कंटेनर के अंदर रखकर माइक्रोवेव रेडिएशन के लिए प्रोसीड करना, जिसमें कि न्यूक्लिएशन साइट्स ना हो. न्यूक्लिएशन साइट्स आर कैविटीज, pits and scratches on the surface of the vessel in contact with the liquid in which bubble can form. तो हमारा जो रिएक्शन वेसल है वो कैसा, कैविटीज नहीं होनी चाहिए, उसमें पीट्स नहीं होनी चाहिए, स्क्रैच, जिसकी वजह से बबल फॉर्म हो सकता है. द कन्वेंशनल हीटिंग इज अ थर्मल एनर्जी इज सप्लाइड टू द वेसल वॉल्स देमसेल्व्स. क्या होता है कन्वेंशनल हीटिंग में? हम पहले वेसल को हीट करते हैं, वेसल पहले गर्म होता है, फिर वो आपके जो लिक्विड है उसको हीट ट्रांसफर करता है बाय द वे ऑफ कंडक्शन. ओके, बट कन्वेंशनल बॉइलिंग ऑकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंटेमिनेट वेसल्स एट द सुटेबल न्यूक्लिएशंस. तो बॉइलिंग कहाँ पे स्टार्ट होती है कन्वेंशनल में? वेसल्स के कांटेक्ट में जो लिक्विड आता है उस सरफेस. In microwave heating, the outer walls of the flask are continuously cooled by convection of airflow. तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि एयर फ्लो की वजह से आउटर जो वॉल्स है आपके वेसल के वो ठंडे रखे जाते हैं. द लेयर ऑफ सॉल्वेंट इमीडिएटली एडजेसेंट टू द वॉल्स देन मे बी समवॉट बिलो द टेम्परेचर ऑफ द बल्क लिक्विड. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका सेंटर जो लिक्विड है वो कम गर्म होता है. जैसे कि ये वेसल है तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, बट यहाँ का टेम्परेचर कम, क्योंकि एयर की वजह से इसका टेम्परेचर हम डाउन करते हैं. When the bulk temperature rises to NLBP, heating of the layer of liquid adjacent to the walls of the vessel approaches the temperature required for bubble formation. जिसकी वजह से देखिए, bulk temperature rises to the NLBP, heating of the layer of the liquid adjacent to the wall of the vessel approaches the temperature required to the bubble form. यानी बॉइलिंग के लिए यहाँ का अप्रोच होता है, बट इसकी वजह से ठंडा हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस बॉइल नहीं होता है, बबल फॉर्म नहीं होता. The more polar solvent, higher the dielectric constant, the more readily microwave radiation is absorbed and higher temperature is obtained. देखिए, जितना मोर पोलर सॉल्वेंट रहेगा उतना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहेगा और वो मोर रेडिली माइक्रोवेव के रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और हाइयर टेम्परेचर ऑब्टेन करेगा. The phenomena is true in case of water 1,4-dioxane, since there is a huge difference between the dielectric constant. However, if two solvents with comparable, such as ethanol 24.6 dielectric constant and acetone 20.6 dielectric constants, are heated at the same radiation power and for the same period of time, the final temperature in ethanol will be much higher than the acetone. तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा गर्म होगा. दिस इज द सॉल्वेंट इफेक्ट. और सॉल्वेंट इफेक्ट्स देखते हैं हम. The ability of solvent to generate heat from microwave irradiation depends on its ability to absorb. यानी वो कितना माइक्रोवेव एब्जॉर्ब करता है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके हिसाब से उसका हीट कितना जनरेट होगा ये फाइंड आउट. These factors may be considered using the loss angle delta, which is expressed as tan delta is equal to epsilon 2 upon epsilon 1. Epsilon 1 represents the ability of dielectric material to store the electric potential energy under the influence of electric. यानी ये आपके मटेरियल की एबिलिटी है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रिजर्व कर सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस. और एप्सिलॉन 2 है द लॉस फैक्टर क्वांटिफाइज द एफिशिएंसी विथ व्हिच द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट. एप्सिलॉन 2 जो है जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रिजर्व किए वो हीट में कितना कन्वर्ट कर पाता है आपका मटेरियल, उसकी वो एबिलिटी है. ओके, एबिलिटी एक कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और दूसरा एबिलिटी ऑफ मटेरियल, सो जितना भी एब्जॉर्ब किया हीट है वो एब्जॉर्ब किया एनर्जी उसको हीट में कितना जनरेट कर पाता है. Thus, for solvents with comparable epsilon and tan delta, loss factor is epsilon 2. Accounts for ability of solvent to convert
माइक्रोवेव एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, माइक्रोवेव एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इथेनॉल पोसेसेस हायर लॉस टेंजेंट्स डेल्टा, thus couples better with microwave irradiation, resulting in more rapid increase in a temperature. अब इथेनॉल में टेंजेंट डेल्टा ज्यादा है, इसीलिए कि वो ज्यादा अब्सॉर्ब भी करता है और ज्यादा कन्वर्ट भी कर पाता है माइक्रोवेव एनर्जी को थर्मल एनर्जी, इसीलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा है। द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू कन्वर्ट अब्सॉर्ब माइक्रोवेव एनर्जी इनटू हीट इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर आल्सो। तो जो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड करें उस पर भी वो डिपेंड होता। Solvent effects of microwave. One more. Since the frequency of most type of microwave apparatus is set to 2.4 gigahertz, dielectric constant can only change with the temperature. When a solvent is heated, the dielectric constant decreases as the temperature increases. जैसे temperature increase होगा वैसे dielectric constant. Example: water has a dielectric constant which decreases from 78 at 25 degrees Celsius to 20 at 300. यानी वाटर का तो 80 है, मगर 25 डिग्री पे अगर आप उसको हीट करेंगे तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा 78। बट जैसे ही आप हीटिंग करेंगे उसको 300 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 20। Non-polar solvents are not heated under microwave irradiation. The addition of polar solvents can increase the heating. अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को तो हम यूज नहीं कर सकते माइक्रोवेव, बट अगर हम उसको मिक्स करते हैं पोलर सॉल्वेंट के साथ तो हम उसका हीटिंग रेट बढ़ा सकते हैं। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू द सॉल्वेंट आल्सो इंक्रीजेस द हीटिंग रेट। सॉल्ट डालेंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा जिसकी वजह से हीटिंग रेट भी बढ़ेगा। ओके, हाउएवर सोल्युबिलिटी इज द प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूबल होना भी जरूरी। नेक्स्ट, tonic liquids absorb microwave radiation efficiently and exhibit low vapor pressure. These, despite being salts, they dissolve in a wide range of organic solvent as compared to water and alcohols. तो जो salts होते हैं वो most of the water या other organic solvents में भी soluble होते हैं, तो इसको भी हम use करते हैं। The ionic liquids are also soluble in many non-polar solvents and can therefore be used as microwave coupling agents when microwave transparent solvents are employed. देखिए, ionic liquids are also soluble in many non-polar solvents, can be used as a microwave coupling agents. माइक्रोवेव को कपलिंग एजेंट्स बोलकर हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट्स भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। Increase the reaction rate. The rate of reaction can be described by the Arrhenius equation. K is equal to AE raised to delta GRT. These are two ways to increase the rate of chemical reaction. First, the pre-exponential factor A, which describes the molecular mobility and depends on the frequency of the vibration of molecules. Molecular के vibration पे depend करता है exponential। पहले जब भी heat हम देते हैं तो वो drastically absorb करता है, जैसे जैसे temperature बढ़ता है तो वैसे वैसे उसका absorption power कम होता है। उसी तरह से radiation में भी होता है। A reaction interfere and since microwaves induce an increase in a molecular vibration, माइक्रोवेव की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो माइक्रोवेव इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय अफेक्टिंग द ये। सेकंड, माइक्रोवेव इरेडिएशन प्रोड्यूसेस एन अल्टरेशन इन एक्सपोनेंशियल फैक्टर बाय अफेक्टिंग द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों चेंज होता है, क्योंकि फ्री एनर्जी जो एक्टिवेशन की होती है उसमें अल्टरेशन होता है माइक्रोवेव की वजह से। एप्लीकेशंस हम देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ 5-membered ring, सिंथेसिस ऑफ पायरोल्स इसके अंदर, द क्लासिकल पाल्कनोर्स साइक्लाइजेशन ऑफ 1,4-diketones, ओके, ये 1,4-diketones टू गिव पायरोल्स 1,2, the 1.2 is dramatically speed up by microwave radiation. अब हम जब 1,4-diketones को प्रोसीड करेंगे पायरोल सिंथेसिस के लिए, कन्वेंशनली लेविस एसिड 12 आवर्स का रिएक्शन है, 12 आवर्स। और माइक्रोवेव के केस में 100 to 200 वाट 5 to 2 मिनट सॉल्वेंट, 5 से 2 मिनट, ओके, इतना ही, 2 से 5 मिनट के बीच हमारे प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट होता है, हमारे लिए बहुत टाइम कम होता है, 2 मिनट्स के अंदर होता है, 2 मिनट्स, ओके।
12 आवर्स हीटिंग और 2 मिनट हीटिंग हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट सेम synthesis of triazole, the advantageous preparation of 1 to 4 triazoles using microwaves. Okay, aromatic nitriles को जब हम प्रोसीड करेंगे, कन्वेंशनली जब हम प्रोसीड करते हैं तो 60 मिनट में प्रोसीड होता है, 130 डिग्री टेम्परेचर लगता है और यील्ड होती है 45 से 60%। मगर वही हम माइक्रोवेव से करेंगे, 60 वैट का लगेगा, 130 डिग्री टेम्परेचर, 4 से 10 मिनट के बीच खत्म हो जाएगा और इथिलीन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। ओके तो हमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट मिलेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा 130 डिग्री सेल्सियस और यील्ड इंक्रीज होगा 63 से लेके 96% तक। ये माइक्रोवेव का एडवांटेजेस रहेगा। नेक्स्ट सेम 5 मेंबर ड्रिंक का सिंथेसिस ऑफ इमिडाजोल्स में अगर देखते हैं, क्लासिकल प्रिपरेशन ऑफ इमिडाजोल्स, इमिडाजोल का अगर आप हीट बनाना चाहते हैं यूजिंग अल्डिहाइड्स, ओके, एंड डाइकीटोन्स एंड अमोनियम एसीटेट व्हिच अलाउज द इमिडाजोल टू बी ऑब्टेन्ड इन अ फ्यू मिनट्स। देखिए कन्वेंशनली 4 घंटे का टाइम है, इसमें इथेनॉल लगेगा और रिफ्लक्स लगेगा, बट माइक्रोवेव में रिफ्लक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज इमिडाजोल। सिर्फ आपको यूज क्या करना पड़ेगा इसमें, अमोनियम एसीटेट एक एडिशनल यूजेस, बस सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन कंप्लीट हो 10 मिनट 130 वैट पर। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ 5 मेंबर ड्रिंक डाइहाइड्रोपिरिडिन्स, द हैंस हाइड्रोपिरिडिन synthesis remains one of the most important routes to pyridine ring systems. Microwave dramatically reduce the heating time and significantly increase the yields. आप कन्वेंशनली जब आप इसको हीट करना चाहेंगे, ओके, बनाना चाहेंगे तो 12 आवर्स का हीटिंग है और 15 से 16% यील्ड रहेगा। तो माइक्रोवेव में सिर्फ 10 से 15% होगा और इसका 50 to 60% तक यील्ड बढ़ेगा। ओके ये सिंपल मेथड्स, सिर्फ हम अगर यूज करेंगे माइक्रोवेव 140 डिग्री पर 10 से 15 मिनट में हो जाएगा और सॉल्वेंट की इसमें जरूरत नहीं है। तो हम अगर कन्वेंशनल से जाएंगे तो 25% एक्वेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें रिक्वायर्ड होगा हैंस डाइहाइड्रोपिरिडिन सिंथेसिस के। नेक्स्ट पॉलीसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग्स, पॉलीसाइक्लिक 6 मेंबर्ड एग्जांपल क्यूनोलिन्स का हम देखते हैं। स्क्रैप सिंथेसिस अगर हम करेंगे तो इसमें माइक्रोवेव कंडीशंस, कन्वेंशनली अगर हम करेंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड और यील्ड बहुत कम आएगा, तो माइक्रोवेव में करेंगे तो हमें 600 वैट लगेगा, 5 से 12 मिनट के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होगी, कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं और यील्ड होगा 80 से 87%, यानी यील्ड नियर टू 100% है। नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें अगर आप देखेंगे ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल। कन्वेंशनली 100 डिग्री तक का हीटिंग है, 12 से 24 घंटे का हीटिंग टाइम है और 35 से 60 डिग्री इसका यील्ड रहेगा। और यही सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हैं माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके तो 175 डिग्री सेल्सियस पर होगा, 10 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और अप्रोक्सीमेट 100% के पास यील्ड आएगी। ये चारों रिएक्शंस अगर आप देखते हैं 4-5 reactions, okay, all these reaction can be done with the help of microwaves, okay, sabhi substitutions reactions, nucleophilic substitution reactions, you can proceed in a simply 10 minutes. Here we will complete our microwave assisted reactions topic.